बिना स्वामी वाली आत्मा। अध्याय 0003 बिना गुरु वाली आत्मा। लिन मिंग ने नदी के थोड़े से पानी से पत्थर को धोया। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने जमीन पर रखी एक कुल्हाड़ी उठाई और उसके कुंद सिरे से घन के आकार के पत्थर पर हल्के से वार किया। पत्थर उस पर एक भी खरोंच के बिना बरकरार रहा। यही अपेक्षित था। तथ्य यह है कि गोल्डबैक पेंगोलिन द्वारा निगलने के बाद भी यह पत्थर बरकरार रहने में सक्षम था, जो इसके अविश्वसनीय स्थायित्व का प्रमाण था। लिन मिंग ने धीरे धीरे अपने हमलों के पीछे की ताकत बढ़ाई। आखिरकार उसने अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप कुल्हाड़ी और हथौड़ा चलाने वाली निहाई पर एक गड्ढा बन गया। हालांकि घन पर एक भी विकृति दिखाई नहीं दी। पवित्र बकवास 1। लिन मिंग स्तब्ध रह गए। उसे उम्मीद थी कि पत्थर सख्त होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना सख्त होगा। यह वस्तु कैसे बनाई गई? लिन मिंग कोई उत्तर नहीं दे सके। यह पत्थर और इसका आकार भी बहुत अजीब है। शायद किसी शोधन विशेषज्ञ ने कुछ अत्यधिक टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग करके इस पत्थर को बनाया है। ऐसी संभावना पर विचार करते हुए लिन मिंग ने क्यूब को पॉकेट में डालने का फैसला किया। भले ही वह यह नहीं समझ सका कि यह क्या है, फिर भी वह इसे सजावट के रूप में उपयोग कर सकता है। औजारों को साफ सुथरा करने के बाद लिन मिंग उस कमरे की ओर चले गए जिसे ग्रैंड क्लैरिटी पवेलियन ने उनके लिए तैयार किया था और आराम करने के लिए आगे बढ़े। अपने मुक्कों का अभ्यास करने के बाद वह 2 लंबे घंटों 4 घंटे तक हड्डी हटाने में लगे रहे। लिन मिंग इस वक्त काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे। कुछ देर तक ध्यान करने और अपनी सांस को समायोजित करने के बाद लिन मिंग अपने कपड़े उतारे बिना बिस्तर पर गिर गए और सो गए। ग्रैंड क्लैरिटी पवेलियन ने अपने कर्मचारियों के लिए जो बिस्तर तैयार किया था वह बहुत आरामदायक था। इसके अलावा आर्मी लॉर्ड का दूसरा बेटा यहां उनके लिए कोई समस्या खड़ी नहीं कर सका। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद लिन मिंग गहरी नींद सो सके। नींद में उसे एक अजीब सपना आया। उसने जैड से बने एक शानदार महल का सपना देखा। प्रत्येक मंडप जैड से बना था। इसकी कारीगरी का स्तर आश्चर्यजनक रूप से ऊंचा था। सुंदर पोशाकें पहने हुए सुंदर और अच्छे स्वभाव वाली सुंदरियों का एक समूह महल के चारों ओर घूमता रहा। शुभ दिखने वाले जानवर आसमान में घूमते थे, जिससे अमर दुनिया की कल्पना पैदा होती थी। लिन मिंग ने इतना सुंदर महल कभी नहीं देखा था, यहां तक कि चित्रों में भी नहीं। इस समय दृश्य अचानक बदल गया और देदीप्यमान महल ढह गया। ऊपर आसमान में अनगिनत आकृतियां प्रकट हो गई थीं। अनगिनत आकृतियों के बीच से प्रकाश की धाराएं फूट पड़ी। प्रकाश की धाराएं देखने में सुंदर थीं। हालांकि जब यह भूमि पर उतरा तो इसने भूमि और पहाड़ों को नष्ट कर दिया। भूमियां विभाजित हो गईं जबकि आकाश राक्षसी लपटों से ढक गया। सैकड़ों ली 0.5 किलोमीटर के सतह क्षेत्र को कवर करने वाली एक विशाल जादू सरनी पतली हवा से प्रकट हुई और असंख्य रहस्यमय प्रतीकों ने पूरे आकाश को कवर किया। इस पैमाने पर युद्ध कुछ ऐसा था जिसकी लिन मिंग ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मास्टर्स, ये ताकत के अकल्पनीय क्षेत्र के स्वामी हैं। ताकत का यह स्तर कुछ ऐसा है जिसके खिलाफ शारीरिक प्रशिक्षण चरण और प्रारंभिक संयोजन चरण के लोग प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इस कल्पना में हर कोई ऐसे प्राणी हैं जिन पर लिन मिंग को नजर डालने का कभी मौका भी नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसा कैसे है कि इतने सारे ईश्वर जैसे प्राणी यहां प्रकट होंगे? इसके बाद नजारा बदल गया और बर्फ की दुनिया में बदल गया। एक भयभीत दिखने वाली महिला ने 1 घन इंच का घन पकड़ रखा था और आसमान पर खड़ी 10,000 आकृतियों का सामना कर रही थी। यह महिला वास्तव में लिन मिंग से केवल 3 फीट की दूरी पर खड़ी थी। भले ही वह समझ गया था कि यह सब एक भ्रम था, लिन मिंग महिला के शरीर से निकलने वाली एक बेहद शक्तिशाली लेकिन सौम्य और पवित्र आभा को महसूस करने में सक्षम था। लिन मिंग को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि महिला के हाथ में जो घन था वह वही पत्थर था जो लिन मिंग को गोल्डबैक पेंगोलिन के पेट में मिला था।
महिला ने कई शब्द बोले, लेकिन बोले गए शब्द अस्पष्ट थे। लिन मिंग केवल 2 शब्द ही बता सका, मैजिक क्यूब। मैजिक क्यूब। किसी अज्ञात कारण से एक बार जब उसने ये शब्द सुने तो लिन मिंग के दिमाग में पत्थर का ख्याल आया। क्या ऐसा हो सकता है कि पत्थर का नाम मैजिक क्यूब हो? होंग। एक विस्फोट। स्थान स्वयं ही अलग हो गया था। आसमान एक प्रचंड भंवर में बदल गया था, जिसमें प्रतीत होता है कि अनंत शक्ति थी, जो पूरे स्वर्ग और भूमि को निगल रही थी। 2 जहां भी यह पहुंचता, पहाड़ ढह जाते और आसमान टूट पड़ता। बर्फीला ग्लेशियर तुरंत शून्य में बदल गया और 10,000 आकृतियां धूल में बदल गईं। उनकी आत्माएं खंडित होकर घन में समाहित हो गईं। जहां तक लिन मिंग की बात है, उसने खुद को भंवर के बीच में खड़ा पाया। अपनी आंखों से देख रहा था कि सब कुछ भंवर में समा गया था। उसके चारों ओर सब कुछ जलकर राख हो गया, जबकि वह स्वयं अप्रभावित रहा। यह एहसास बिल्कुल अवर्णनीय था और संभवतः लिन मिंग के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। लिन मिंग को लगा कि वह ठंडे पसीने से भीगा हुआ है। इस समय उसे अचानक पता चला कि वह एक अविश्वसनीय रूप से बड़े और अंधेरे स्थान पर आ गया है। यहाँ प्रकाश के विभिन्न कण लटके हुए थे, जो टूटे हुए दर्पण के टुकड़ों से मिलते जुलते थे। विभिन्न धब्बे अलग अलग आकार के थे, कुछ बड़े और कुछ छोटे। बड़े वाले हथेली जितने बड़े थे, जबकि छोटे चावल के दाने जितने बड़े थे। प्रकाश के उन सभी कणों के बीच में प्रकाश का एक गोला था, जो एक नर्म चमक, एक सौम्य और पवित्र चमक उत्सर्जित कर रहा था। बेवजह लिन मिंग को लगा कि प्रकाश के इस क्षेत्र के चारों ओर का वातावरण उस महिला के समान था जिसे उसने पहले देखा था। नहीं, यह बिल्कुल वैसा ही था। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रकाश का ये गोला उस महिला द्वारा छोड़ा गया रूप हो? लिन मिंग को याद आया कि विस्फोट होने के ठीक बाद महिला सफेद रोशनी की धारा में बदल गई थी और मैजिक क्यूब में समा गई थी। श्वेत प्रकाश की एक धारा। क्या यह प्रकाश के इस गोले में परिवर्तित हो सकती थी? यदि ऐसा होता, तो यह मैजिक क्यूब के भीतर का स्थान होता। इसका मतलब ये होगा कि प्रकाश के ये कण। लिन मिंग हौंफने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रकाश के ये सभी टुकड़े अनगिनत आकृतियों के टुकड़े थे जिन्हें उस स्थानिक तूफान द्वारा कुचल दिए जाने के बाद मैजिक क्यूब ने अवशोषित कर लिया था? लिन मिंग बेहद सदमे में थे। अब तक वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि जो ज्वलंत दृश्य उसने अभी देखा था वह सच था। हालांकि उसने खुद से कहा था कि वह बस सपना देख रहा है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सिर्फ एक सपना था। इस सपने में उसने जो कुछ भी देखा था वह बहुत यथार्थवादी था और दुनिया को खंडित करने वाले स्थानिक भंवर की छवि लिन मिंग के दिमाग में गहराई से अंकित हो गई थी। एकमात्र अज्ञानी किशोर के रूप में, जिसने अभी तक पल्स कंडेंसेशन स्टेज को हासिल नहीं किया था, वह ऐसा सपना कैसे देख सकता था जिसमें इतने बड़े स्तर की शक्ति शामिल थी? तो फिर वे सभी दर्शन सत्य थे। इस एक पत्थर के टुकड़े ने वास्तव में अनगिनत स्वामियों को निगल लिया था जिनकी ताकत उस स्तर पर थी जहां उन्हें कभी नजर डालने की कोई संभावना नहीं थी। लिन मिंग कल्पना नहीं कर सकते थे कि किस राज्य में इतनी अधिक संख्या में स्वामी हो सकते हैं जिनकी ताकत इस हद तक उनका दम घोंट सकती है। उसने अपनी आंखें एकाग्र की और उस अंधेरे स्थान में झांका जो प्रकाश के अनगिनत छींटों से भरा हुआ था। काफी देर तक झिझकने के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से प्रकाश के एक कण को छुआ जो सबसे छोटा और उसके सबसे करीब था। संपर्क करने पर प्रकाश का कण तुरंत लिन मिंग की उंगलियों में प्रवाहित हुआ। लिन मिंग के पास प्रतिक्रिया देने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था, क्योंकि उसके सिर पर ऐसा महसूस हुआ मानो किसी भारी हथौड़े ने अचानक उस पर बुरी तरह वार किया हो। उसकी चीख निकल गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। लिन मिंग ने उसके सिर को कसकर पकड़ लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज उसके दिमाग पर बुरी तरह से आक्रमण कर रही है। चुभने वाले दर्द के कारण लिन मिंग को इच्छा हुई कि वह अपनी खोपड़ी को खोल सके और जो कुछ भी दर्द का कारण बन रहा था उसे हटा सके। वह विरोध नहीं कर सका।
लिन मिंग को ऐसा लगा मानो उसे निगल लिया जाएगा। निगल लिया, यही वह है। यह आत्मा के टुकड़े की सहज प्रकृति होनी चाहिए। यह मेरी चेतना के समुद्र को निगलने की कोशिश कर रहा है। लानत है तुम पर। इस तथ्य को महसूस करते हुए लिन मिंग थोड़ी देर के लिए घबरा गए, लेकिन तुरंत खुद को शांत कर लिया। जिस चीज से उसे खतरा था वह आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा मात्र था। इसके अलावा इसका मालिक पहले ही मर चुका था। वह उस तुच्छ चेतना से कैसे हार सकता है जिसका कोई स्वामी नहीं है। लिन मिंग अचानक चिल्लाया, अपनी मुट्ठियां भींचते हुए। उसके नाखून उसके मांस और खून में गहराई तक गड़ रहे थे। मेरे दिल और दिमाग को सुरक्षित रखें। मेरा दिल मार्शल वे के लिए धड़कता है। मैंने मार्शल वे की चरम सीमा तक आगे बढ़ने की शपथ ली है। मैं अपनी राह को यहीं कैसे खत्म होने दे सकता हूं। लिन मिंग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उस खंडित चेतना से कैसे छुटकारा पाया जाए जिसका कोई मालिक नहीं था। वह बस अपने दांत पीस सकता था और उसके पास जो कुछ भी था उसे पकड़कर रख सकता था। विभिन्न अव्यवस्थित छवियां उसकी चेतना के समुद्र में प्रवाहित हुईं, जिससे उसे अमानवीय दर्द से गुजरना पड़ा, जिससे उसके बेहोश होने का खतरा पैदा हो गया। हालांकि वह अपने दांत पीसता रहा, अपनी चेतना के अवशेषों पर अपनी पकड़ बनाए रखा और अपने अटूट मार्शल हृदय को पकड़कर रखा। न जाने कितने समय के बाद यह अमानवीय यातना धीरे धीरे खत्म हो गई। आखिरकार लिन मिंग अपने सपने से जाग गया। उसने आंखें खोली और देखा कि भोर हो चुकी थी और वह ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। उसकी चादरें भीग गई थीं और बहुत कसकर पकड़े जाने के कारण उसकी हथेलियों से खून टपक रहा था। ये सब देखकर लिन मिंग को 100% यकीन था कि जो कुछ हुआ था वह कोई सपना नहीं था। कोई भी दुस्वप्न इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता। उसने शांति से विचार किया और भयभीत हुए बिना नहीं रह सका। एक व्यक्ति की आत्मा में 2 भाग होते हैं, एक अंकित चेतना और यादें। एक बार अंकित चेतना मिट जाए तो आत्मा मालिकहीन हो जाएगी। एक मालिकहीन आत्मा केवल सहज ज्ञान के आधार पर कार्य कर सकती है। उस समय जिस आत्मा को उसने छुआ था वह चावल के दाने के आधे आकार की थी। उसकी रोशनी धुंधली थी और फिर भी वह लगभग इसमें निगल चुका था। कितना भयावह! यदि उसने इससे भी बड़े कण को छुआ होता तो संभव था कि वह अब तक टोकरी के डिब्बे में बदल गया होता। घन बहुत खतरनाक है। जैसे ही लिन मिंग इस मामले पर विचार कर रहे थे, उनका चेहरा अचानक बदल गया। मेरी चेतना का समुद्र। अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं। सारणियां, शिलालेख, नक्काशी, विभिन्न विचित्र प्रतीक, रहस्यमय पात्र, सादे दिखने वाले और शक्तिशाली हथियार तकनीक। ये सब क्या है? क्या यह मालिकहीन आत्मा द्वारा ली गई यादें हो सकती हैं? इस विचार के कारण लिन मिंग चौंक गया। उसे स्पष्ट रूप से पता था कि यादों का यह समूह धन का अकल्पनीय पहाड़ साबित हो सकता है। हालांकि यह लिन मिंग की चेतना के समुद्र में प्रवेश कर चुका था, लेकिन यादें जटिल थीं। वे कुछ ऐसे नहीं थे जिन्हें लिन मिंग अपनी पसंद के अनुसार याद कर सके। उन स्मृतियों को और अधिक समेकित और एकीकृत करने की आवश्यकता है। ऐसा करते समय लिन मिंग ने सारणियों और शिलालेखों से संबंधित यादों को नजरअंदाज कर दिया। ये यादें थोड़ी खंडित और अव्यवस्थित थीं। यादें किसी ऐसे पेशे के बारे में प्रतीत होती हैं जो हथियारों पर शिलालेख उकेरता है। लिन मिंग को इस पेशे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ और भी था जिसकी उसे जरूरत थी, कुछ और था जो वह चाहता था। वह अपनी चेतना के समुद्र में खोज करता रहा और आखिरकार उसने अपनी सांस रोक ली क्योंकि उसे यह मिल गया। शारीरिक प्रशिक्षण चरण फॉर्मूला। अराजक गुण मेरिडियन का मुकाबला करते हैं। अध्याय 0004 विरासत कौशल। स्काई फॉर्चून मार्शल हाउस का इतिहास केवल 80 वर्ष पुराना है। दूसरी ओर 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की स्थापना ग्रेड 3 कबीले 7 प्रोफाउंड वैली द्वारा की गई थी। उनके पास 600 साल की विरासत और अनगिनत विरासत कौशल है।
जो लोग स्काई फॉर्चून मार्शल हाउस के लेगेसी कौशल का अभ्यास करते हैं, उन्हें पल्स कंडेंसेशन स्टेज हासिल करने की बहुत कम उम्मीद होती है। हालांकि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के विरासत कौशल के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जब तक किसी के पास ग्रेड 4 मार्शल प्रतिभा है, 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के मैनुअल का उपयोग करके पल्स कंडेंसेशन चरण में प्रवेश करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जहां तक लिन मिंग की बात है, उसके पास एक अच्छा प्रशिक्षण मैनुअल भी नहीं है। उसके पास बस एक शुरुआती मार्शल आर्ट मैनुअल था। हर दिन वह पेड़ों के तनों पर मुक्का मारकर और जानवरों की हड्डी काटकर प्रशिक्षण लेता था। ये लिन मिंग का मार्शल तरीका था। पिछले कुछ वर्षों से वह केवल स्वयं पर ही निर्भर रह सकता था। उन्होंने कड़ी मेहनत के माध्यम से मार्शल आर्ट के पहलुओं का स्वयं पता लगाया और शारीरिक प्रशिक्षण के पहले चरण तक पहुंचने तक कदम दर कदम अपना रास्ता बनाया। उनके लिए विरासतें एक महत्वपूर्ण अस्तित्व थीं। लिन मिंग अतुलनीय रूप से उत्साहित थे और उन्होंने इस विरासती कौशल के बारे में ज्ञान को बड़े चाव से सुलझाया। कुछ ही समय बाद इस अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन ने उसे फिर से आश्चर्यचकित कर दिया। कैओटिक वर्च्यूज कॉम्बैट मेरिडियंस दिव्य डोमेन से एक शिखर स्तर का शारीरिक प्रशिक्षण मैनुअल है। हालांकि भले ही यह शिखर स्तर का है, यह केवल शारीरिक प्रशिक्षण के बारे में है और इस प्रकार दैवीय क्षेत्र के भीतर उतना मूल्यवान नहीं था। लिन मिंग के आश्चर्यचकित होने का कारण यह था कि वह अंततः समझ गया था कि दिव्य डोमेन क्या है। दिव्य डोमेन एक उच्च क्षेत्र है जिसमें सैकड़ों लाखों वर्षों की विरासतें हैं। शारीरिक प्रशिक्षण, मार्शल आर्ट, तलवारबाजी तकनीक, तकनीकी कौशल, व्यूह रचना, इन सभी को चरम सीमा तक विकसित और परिष्कृत किया गया है। ये दुनिया सबसे मजबूत मार्शल वे के लिए आरक्षित है। उनकी क्षमताएं और ताकत ऐसी नहीं है जिसकी वर्तमान लिन मिंग कल्पना कर सके। इस प्रकार यह अराजक गुण मुकाबला मेरिडियन बिल्कुल अमूल्य है। इसके अतिरिक्त मैजिक क्यूब के भीतर और भी अधिक आत्मा के टुकड़े संग्रहित हैं। एक बार जब उसकी ताकत पर्याप्त स्तर तक पहुंच जाएगी, तो वह उनमें से और भी अधिक को शामिल करने में सक्षम होगा। ये सब सोचते हुए लिन मिंग का दिल अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। वर्तमान में लिन मिंग को सबसे अधिक डर कौशल मैनुअल के अधूरा होने का है। आखिरकार आत्मा का जो टुकड़ा उसने आत्मसात किया था वह एक छोटा सा कण मात्र था। यदि ऐसा होता तो यह अत्यंत अफसोस की बात होती। शुक्र है जब उन्होंने अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन को शामिल करना जारी रखा, तो उन्होंने देखा कि यह बरकरार था। ताकत प्रशिक्षण, मांस प्रशिक्षण, विसरा प्रशिक्षण, मांसपेशियों में बदलाव, हड्डी फोजिंग और नाड़ी संघनन से लेकर सब कुछ वहां मौजूद था। लिन मिंग के लिए यह तथ्य काफी आश्चर्यजनक था। स्काईस्पेल महाद्वीप में शारीरिक प्रशिक्षण नियमावली आमतौर पर केवल एक चरण के लिए होती थी। उदाहरण के लिए, जेनुइन अटाइंग मसल चैनल्स मैनुअल विशेष रूप से अटाइंग मसल स्टेज के लिए है। गोल्डन बोन फोजिंग डिवाइन फॉर्मूला मैनुअल बोन फोजिंग स्टेज के लिए, डिवाइन 9 पल्स स्किल मैनुअल पल्स कंडेंसेशन स्टेज के लिए इत्यादि। हालांकि यह अराजक गुण मुकाबला मेरिडियन किसी को शक्ति प्रशिक्षण चरण से पल्स कंडेंसेशन चरण तक ले जाने में सक्षम है, लेकिन इसके बाद लिन मिंग को जो मिला उसने उसे और भी चौंका दिया। स्काईस्पेल महाद्वीप के भीतर पल्स कंडेंसेशन शारीरिक प्रशिक्षण चरण के अंत का प्रतीक है, जिसके बाद व्यक्ति प्राइमल असेंबल स्टेज पर कदम रखेगा। प्रारंभिक संयोजन चरण को स्वर्गीय चरण और पूर्व आकाशीय चरण में विभाजित किया गया है। अधिकांश लोगों के लिए पल्स कंडेंसेशन एक बाधा है जिसे वे तोड़ नहीं सकते। ये लोग हमेशा के लिए बोन फोजिंग स्टेज में फंसे रहेंगे। पल्स कंडेंसेशन मानव शरीर के भीतर नसों की सीमा है। यह आमतौर पर स्वीकृत ज्ञान है। हालांकि अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन के अनुसार पल्स कंडेंसेशन से परे एक और चरण मौजूद है, टेम्पिंग मैरो। टेम्पिंग मैरो स्टेज के ऊपर वास्तव में अन्य भी हैं। छिपे हुए दिव्य तने के 8 द्वार,
9 दिव्य पिंडों की गति के अनुरूप 8 ट्रिगर्स का उपयोग करके कोई भी अपने शरीर के भीतर 8 द्वार खोल सकता है। 9 संस्करण दाओ पैलेस। इसके साथ कोई व्यक्ति शरीर की सीमाओं को तोड़ सकता है और ताकत के और भी ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता है। 1 टेम्पिंग मैरो या 8 द्वारों के बावजूद पोस्ट सेलेस्टियल या प्री सेलेस्टियल चरण में प्रवेश करते समय उनमें से कोई भी एक मार्शल कलाकार को प्रभावित नहीं करेगा। यह दूसरों की तुलना में किसी को कहीं अधिक उच्च स्तर की मार्शल उपलब्धि प्रदान करता है। लाभ स्वतः स्पष्ट है। यह महसूस करते हुए लिन मिंग सदमे से अवाक रह गए। ये अराजक गुण मुकाबला मेरिडियन एक कालातीत खजाना है। लिन मिंग अभ्यास शुरू करने के लिए बेहद उत्साहित थे। हालांकि शुरू करने से पहले उसने मैजिक क्यूब के लिए अपनी जेब की जांच की। उसे आश्चर्य हुआ, घन गायब हो गया था। लिन मिंग भयभीत हो गया और उससे ठंडा पसीना निकलने लगा। उसके हाथ ने चारों ओर जांच की और उसे अपनी छाती पर कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने अपने कपड़े उतारे और अपनी बाईं छाती की त्वचा पर एक अजीब चिन्ह पाया। यह प्रतीक बिल्कुल मैजिक क्यूब की सतह के रहस्यमय प्रतीक के समान है। जादुई घन मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। लिन मिंग को याद आया कि पवित्र महिला ने उसकी हथेली से जादुई घन निकाला था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह ऐसा कर सकती थी। हालांकि लिन मिंग को यह पता नहीं था कि इसे कैसे बुलाया जाए। लिन मिंग ने मैजिक क्यूब को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लिन मिंग को कुछ हद तक निराशा महसूस हुई। आखिरकार मैजिक क्यूब के भीतर आत्मा के बहुत सारे टुकड़े थे। उस समय उसने केवल सबसे छोटे और धुंधले टुकड़े को ही छुआ था और इतनी अच्छी फसल प्राप्त की थी। यदि वह उन आत्मा के टुकड़ों को और अधिक शामिल कर सकता है, तो वह जितना खजाना खोल सकता है वह बिल्कुल अकल्पनीय होगा। इसके बारे में सोचते हुए लिन मिंग ने अचानक आत्मनिंदा भरी मुस्कान दी। वह अज्ञानी बन रहा था। यदि सबसे छोटे मालिकहीन आत्मा के टुकड़े ने उसकी चेतना को लगभग निगल लिया है, तो बड़े लोग संभवतः उसे तुरंत नष्ट करने में सक्षम होंगे। सपने देखना बंद करो, लिन मिंग। ऐसा प्रतीत हुआ कि मैजिक क्यूब के रहस्यों और आत्मा के टुकड़ों के भीतर के ज्ञान को तब तक छोड़ना होगा जब उसकी साधना और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हो। अभी उसे जो करने की जरूरत थी वह जल्द से जल्द अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन का अभ्यास करना था। लिन मिंग ने मैजिक क्यूब को बुलाने की कोशिश करना बंद कर दिया और दिव्य डोमेन से विरासत कौशल का पता लगाना शुरू कर दिया। अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन का सार शरीर को अद्भुत शक्ति के साथ एक दिव्य हथियार में बदलना है। इसके अतिरिक्त अराजक गुण मुकाबला मेरिडियन उन तकनीकों पर भी जोर देता है जो ताकत का उपयोग करती हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की इसकी पहली परत पहले से ही मानक से बहुत अलग है। आमतौर पर एक बार जब कोई व्यक्ति 1000 जिन 604 किलोग्राम की शक्ति में सक्षम हो जाता है, तो वह व्यक्ति मामूली समझ हासिल कर लेता है और एक लोहे के पेड़ को एक मौके से तोड़ सकता है। हालांकि अराजक गुणों का मुकाबला करने वाले मेरिडियन को न केवल ताकत के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, बल्कि सटीकता के प्रशिक्षण, इस्तेमाल की गई ताकत की मात्रा पर नियंत्रण की भी आवश्यकता होती है। एक बार जब बड़ी समझ हासिल हो जाती है, तो कोई व्यक्ति अपनी हथेली का उपयोग करके पेड़ के तने को बारीक रेशों में बदल सकेगा। इस भाग को पढ़ने से लिन मिंग के भीतर एक बड़ी लालसा की भावना पैदा हुई। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन का प्रशिक्षण उसे औसत मास्टर से कहीं अधिक मजबूत बना देगा। 3 दिन बाद ग्रेट माउंटेन जो की तलहटी में पूर्णिमा का चांद आसमान में लटका हुआ था। लिन मिंग अपनी आंखें बंद करके घास के मैदान पर खड़ा था। उसने एक विशिष्ट लय का पालन करते हुए सांस ली। न जाने कितनी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसका पूरा अस्तित्व अभी भी चांद की रोशनी से प्रकाशित एक मूर्ति की तरह था। वह ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला का अभ्यास कर रहे थे, जो कैओटिक वर्चुअस कॉम्बैट मेरिडियंस मैनुअल से प्राप्त वास्तविक प्राइमल ऊर्जा को प्रसारित करने की एक विशेष विधि है।
यह फॉर्मूला शरीर को संयमित करने और हड्डियों को बनाने के लिए वास्तविक मौलिक ऊर्जा का उपयोग करने में बहुत बेहतर है। एक बार इस सूत्र की प्रमुख समझ प्राप्त हो जाने के बाद परिणामी ताकत और स्थायित्व में उसी दायरे से बेहतर स्तर तक सुधार किया जाएगा। रात की बहती हवाओं के तहत असंख्य बारीक घासें एक साथ आकर लहरदार लहरें बनाने लगी जो नृत्य कर रही थीं। लिन मिंग की सांसें इन लहरदार तरंगों के अनुरूप लग रही थीं, मानो वह आसपास के वातावरण के साथ एक हो गया हो। लिन मिंग के सिर के ठीक ऊपर एक पत्ते पर ओस की बूंद लुढ़क गई। चुपचाप संघनित होते हुए अंततः यह नीचे गिर गया। लिन मिंग, जो मूल रूप से गतिहीन थे, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, जिससे ओस की बूंद उसकी उंगलियों पर गिरी। ओस की बूंद उंगली से लुढ़ककर उसकी हथेलियों पर आ गिरी। ओस की बूंद को पकड़ते हुए लिन मिंग के दाहिने हाथ ने अचानक मुट्ठी बना ली। उसका कंधा और जांघ अपनी स्थिति में आ गए और उसने एक मुक्का मारा। बूम! एक धीमी आवाज के साथ लिन मिंग के सामने का मोटा पेड़ का तना हिल गया। घूमती हुई पेड़ की धूल के बीच मुट्ठी के निशान दिखाई देने लगे। लिन मिंग ने सांस छोड़ी और अपनी मुट्ठी छोड़ दी, जिससे ओस की बूंद नीचे गिर गई। पादा ध्वनि के साथ वह घास पर गिर गया और बिखर गया। लिन मिंग के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। जब अराजक सद्गुणों का मुकाबला मेरिडियन पूर्णता की स्थिति में पहुंचता है, तो ओस की बूंदें बिना बिखरे हुए एक साथ बाहर निकल जाती हैं। 2 हालांकि उसकी समझ की वर्तमान स्थिति अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाई है, फिर भी उसे कुछ सफलता मिली है। इसके अलावा पहले वाले मौके ने लोहे के पेड़ पर लगभग आधा फुट गहराई तक मौके का निशान छोड़ दिया था। 3 दिन पहले उसका मुक्का ज्यादा से ज्यादा आधा इंच ही छूट सका। उनकी वर्तमान उपलब्धि ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला के कारण थी। इन 3 दिनों में लिन मिंग इस ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला का लगातार अभ्यास कर रहे थे और अंततः शुरुआती चरण तक पहुंचने में सफल रहे। सच में लिन मिंग केवल सीनियर की यादों की बदौलत ही इतनी अच्छी तरह से प्रशिक्षण ले पाए थे। 3 वरिष्ठ के अनुभव और समझ से लिन मिंग के प्रशिक्षण को बहुत फायदा हुआ। यहां तक कि कौशल की परिचालित पद्धति भी वरिष्ठ की आत्मा में गहराई से समा गई थी। लिन मिंग को बस उन्हें याद करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करना था। उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम कितना अजीब था, इसके कारण लिन मिंग की औषधीय जड़ी बूटियों की खपत दर भी बहुत तेज थी। उन्होंने ब्लड जिनसेंग के 3 स्लाइस का उपयोग किया था। इस दर पर रक्त जिनसेंग का उपयोग आधे महीने से भी कम समय के भीतर किया जाएगा। अब उनके पास प्रशिक्षण मैनुअल का समाधान है, लेकिन फिर भी उन्हें अपर्याप्त औषधीय जड़ी बूटियों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार 2 दिन बीत गए और लिन मिंग की ताकत बढ़ती रही। वर्तमान लिन मिंग लेवल 1 के क्रूर जानवरों को आसानी से नष्ट करने में सक्षम था। उसके लिए लेवल 2 के 5 क्रूर जानवरों के टुकड़े टुकड़े करना भी आसान माना जाता था। एक सुबह लिन जियाओडोंग लिन मिंग को खोजने के लिए ग्रैंड क्लैरिटी पवेलियन में आए। लिन मिंग ने पहले लिन शियाओडोंग को सूचित किया था कि वह ग्रैंड क्लैरिटी पवेलियन में काम कर रहे थे, हालांकि उन्होंने इसके पीछे का कारण बताना छोड़ दिया। वार्षिक मार्शल आर्ट मेला लिन जियाओडोंग का वहां जाने का प्रस्ताव सुनकर लिन मिंग को झटका लगा। यह सही है, कई मार्शल आर्ट मास्टर और रईस वहां होंगे। जहां तक उन वस्तुओं का सवाल है जो वहां दिखाई देंगी, कोई दुर्लभ वस्तुएं नहीं हैं, केवल अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं। लिन मिंग ने कंधे उचकाए और उत्तर दिया, हम उन वस्तुओं को कैसे खरीद सकते थे? अभी तक मेरे पास केवल 20 से भी कम सोने की लियांग है। तो क्या हुआ अगर हम इसे खरीद नहीं सकते? हम बस चारों ओर देखने जा सकते हैं। बस इसे अनुभव प्राप्त करने के एक कार्य के रूप में लें। इसके अलावा हम जल्द ही मार्शल हाउस में प्रवेश करेंगे। हमें कम से कम उससे पहले एक अच्छा हथियार तो खरीदना ही चाहिए। भले ही मैं उच्च श्रेणी के हथियार नहीं खरीद सकता, फिर भी मुझे कुछ मध्यम श्रेणी के हथियार हासिल करने में सक्षम होना चाहिए।
लिन जियाओडोंग को निराश न करते हुए लिन मिंग ने उसके साथ बाहर जाने का फैसला किया। आखिरकार यह एक लाभदायक अनुभव होगा। जैसे ही वे वहां जा रहे थे, लिन जियाओडोंग मेले के बारे में लगातार बात करते रहे। वह मेले के विवरण, 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस से इसकी दूरी, उपशहरी माने जाने वाले क्षेत्रों आदि से बहुत परिचित थे। जैसे ही वे एक गली से नीचे चल रहे थे, लिन मिंग अचानक रुक गए और अपना हाथ लिन जियाओडोंग के कंधों पर रख दिया। क्या गलत है, भाई मिंग? लिन जियाओडोंग ने पूछा। कोई रास्ता रोक रहा है। लिन मिंग ने उसकी कमर को छुआ, जहां उसका हड्डी काटने वाला चाकू बंधा हुआ था। ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला के अपने प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद। लिन मिंग की धारणा क्षमताओं में काफी वृद्धि हुई है। वह अनुमान लगा सकता था कि यह कौन था। कुछ दिन पहले उन्होंने बंदर जैसे कान वाले शख्स की पिटाई कर दी थी। अब उस आदमी के मालिक ने खुद को दिखाने का फैसला किया है। ये क्षण